22 जनवरी 1966 मुंबई का सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयर इंडिया की फ्लाइट 1001 जिसका नाम था कंचनजंगा रात के अंधेरे में रनवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इस विमान में 117 यात्री सवार थे, लेकिन उन 117 लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जिसकी महत्वाकांक्षाओं ने दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों की नींद उड़ा रखी थी। और हैरानी की बात यह है कि वो कोई जासूस नहीं था, कोई राजनेता नहीं था, कोई फौजी भी नहीं। वो था एक वैज्ञानिक, एक ऐसा वैज्ञानिक जो भारत को परमाणु शक्ति बनाने के सबसे करीब पहुंच चुका था। लेकिन 2 दिन बाद 24 जनवरी 1966 की सुबह यही विमान फ्रांस के आसमान में एल्प्स की बर्फीली चोटियों से टकराकर बिखर जाएगा। 117 लोगों की मौत। ना मलबा मिला, ना ब्लैक बॉक्स, ना एक भी शव। और सबसे अजीब बात, इसके सिर्फ 13 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी ताशकंद में रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। तो सवाल उठता है, क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर भारत के परमाणु सपने को हमेशा के लिए दफनाने की कोई बड़ी साजिश? ये कहानी है होमी जहांगीर भाभा की, जिसे दुनिया जानती है फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से। एक ऐसे जीनियस की कहानी जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने एक गुलाम देश को परमाणु शक्ति का सपना दिखाया और जो उस सपने को पूरा करते करते इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। 30 अक्टूबर 1909 मुंबई की एक समृद्ध पारसी हवेली में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। उस बच्चे का नाम रखा गया होमी जहांगीर भाभा। उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा शहर के जाने माने वकील थे और उनकी मां मेहरबाई प्रेमजी पांडे मुंबई के प्रसिद्ध परोपकारी दिनशॉ पेती की पोती थीं। लेकिन इस परिवार की एक और खास पहचान थी। उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार से। जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे डराबजी टाटा ने होमी की बुआ मेहरबाई से विवाह किया था, यानी टाटा परिवार उनका अपना परिवार था। लेकिन होमी बचपन से ही साधारण नहीं थे। जब दूसरे बच्चे गलियों में खेलते थे, होमी किताबों की दुनिया में खोए रहते थे। गणित उनका खेल था और विज्ञान उनका जुनून। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से ली और आगे की पढ़ाई एल्फिंस्टोन कॉलेज में की। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई में पढ़ाई के दौरान एक दिन उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी आर्थर कॉम्पटन का एक सार्वजनिक व्याख्यान सुनने का मौका मिला। उस दिन कॉम्पटन कॉस्मिक रेस के बारे में बता रहे थे, ब्रह्मांड से आने वाली वे रहस्यमयी किरणें जो लगातार पृथ्वी से टकराती रहती हैं। और उस एक व्याख्यान ने होमी भाभा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस रात होमी के मन में एक संकल्प जन्म ले चुका था, फिजिक्स और सिर्फ फिजिक्स, यही मेरा रास्ता है। 1927 होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड पहुंचे। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड कायस कॉलेज में दाखिला मिला। उनके पिता जहांगीर होरमुसजी भाभा का सपना था होमी एक शानदार मैकेनिकल इंजीनियर बने और आगे चलकर टाटा स्टील में मेटलर्जिस्ट बनकर पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाए। लेकिन कैम्ब्रिज की हवा में कुछ और ही था। वहां मैथमेटिक्स और थ्योरेटिकल फिजिक्स की दुनिया में डूबते हुए होमी को अपना असली रास्ता मिल चुका था। एक दिन उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा, मुझे बिजनेसमैन बनने या इंजीनियरिंग की नौकरी करने में कोई रुचि नहीं है। मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मुझे मौका दिया गया तो मैं इस क्षेत्र में कुछ असाधारण कर सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ उसी काम में देता है जिससे उसे सच्चा लगाव हो। पिता ने जवाब दिया, एक शर्त के साथ, ठीक है, लेकिन पहले मैकेनिकल ट्राइब्स फर्स्ट डिवीजन से पास करो। 3 साल बाद होमी ने सिर्फ मैकेनिकल ट्राइब्स ही नहीं बल्कि मैथमेटिक्स ट्राइब्स भी फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया। शर्त पूरी हो चुकी थी और अब रास्ता भी खुल चुका था। कैम्ब्रिज में उनका उदय बेहद तेज था
1931 में उन्हें सोलोमन्स स्टूडेंटशिप मिली। 1932 में राउस बॉल ट्रैवलिंग स्टूडेंटशिप, और इसी साल फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ी खोज हुई। अमेरिकी भौतिक विज्ञानी कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का उल्टा कण, एंटी मैटर का पहला प्रमाण। यह खोज होमी भाभा के लिए एक रेवलेशन थी। हाई एनर्जी फिजिक्स अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। 1933 में उन्होंने अपना पहला रिसर्च पेपर प्रकाशित किया, इलेक्ट्रॉन शावर्स और कॉस्मिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन पर। यह कोई साधारण पेपर नहीं था। यह उस असाधारण दिमाग की पहली झलक थी जो आगे चलकर न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया को बदलने वाला था। कैम्ब्रिज के बाद उन्हें यूरोप के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में काम करने का अवसर मिला, और जिन महान वैज्ञानिकों के साथ उन्होंने काम किया वे नाम इतिहास में अमर है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील बोर, जेम्स चैडविक, पॉल डिरैक, वुल्फगंग पाउली और एनरी फर्मी। 1935 में कैम्ब्रिज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी। उनकी थीसिस का शीर्षक था द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन। उसी साल उन्होंने एक और ऐतिहासिक सिद्धांत दिया, जिसे आज फिजिक्स की किताबों में भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाता है। यह था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच टकराव की मैथमेटिकल थ्योरी। उन्हें आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप लगातार 3 साल तक मिली। अब तक होमी जहांगीर भाभा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उभरते हुए सबसे ब्रिलियंट फिजिक्सिस्ट्स में गिने जाने लगे थे। 1939 कई सालों बाद होमी जहांगीर भाभा छुट्टियों पर भारत लौटे। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक प्रतिष्ठित प्रयोगशाला में रिसर्च का प्रस्ताव दिया था। वो जल्द ही वापस जाने की सोच रहे थे, लेकिन तभी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन उतर चुका था और होमी भाभा इंग्लैंड वापस नहीं जा सके। जो उस समय एक बाधा लग रही थी, वो दरअसल भारत के लिए नियति का एक वरदान साबित हुई। भारत में रहते हुए उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में प्रोफेसर के रूप में पढ़ाना शुरू किया। यहां उस समय नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रामन भी कार्यरत थे। यहीं पर भाभा ने कॉस्मिक रेज के रिसर्च के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की, और यहीं उनकी मुलाकात हुई एक और युवा वैज्ञानिक से, विक्रम साराभाई। भाभा की तरह कैम्ब्रिज से शिक्षित और भाभा की तरह ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत लौटे हुए। कॉस्मिक रेस पर रिसर्च, यही दोनों की दोस्ती की नींव बनी। सीवी रामन ने एक बार कहा था, भाभा और साराभाई, ये 2 नाम भारत की साइंस का भविष्य हैं। एक और अवसर पर सीवी रामन ने इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक बैठक में भाभा की तुलना स्वयं लियोनार्डो दा विंची से की थी, क्योंकि भाभा सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक कलाकार भी थे। उन्हें शास्त्रीय संगीत से गहरा लगाव था, भारतीय भी और पाश्चात्य भी। उन्हें चित्रकला का भी शौक था। अपने घर का इंटीरियर डिजाइन तक वो खुद तय करते थे। कहाँ कौन सी पेंटिंग लगेगी, कौन सा फर्नीचर कैसा होगा, हर छोटी बड़ी चीज में उनकी गहरी सौंदर्य दृष्टि झलकती थी। साइंस और आर्ट दोनों ही उनके भीतर एक साथ जीवित थे। 1945 होमी जहांगीर भाभा के मन में एक बड़ा विचार आकार ले रहा था। उन्होंने अपने मित्र, भारत के महान इंडस्ट्रियलिस्ट JRD टाटा को एक प्रस्ताव दिया। भारत को एक वर्ल्ड क्लास फंडामेंटल फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए, एक ऐसी जगह जहां भारत के सबसे तेज दिमाग एकत्र हों और दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स पर काम करें। JRD टाटा तुरंत तैयार हो गए और इस तरह जन्म हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का। होमी भाभा इसके संस्थापक बने और पहले डायरेक्टर भी। आज भी TIFR भारत का सबसे प्रतिष्ठित बेसिक साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट माना जाता है। लेकिन भाभा यहीं नहीं रुके। 1947 भारत आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। वो समय था जब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान। ऐसे समय में न्यूक्लियर एनर्जी का सपना देखना कई लोगों को पागलपन लग सकता था, लेकिन होमी भाभा पागल नहीं थे, वे दूरदर्शी थे।
1948 में भाभा ने नेहरू को एक पत्र लिखा। उन्होंने तर्क दिया, भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस की कुंजी न्यूक्लियर एनर्जी में छिपी है। अगर हमने इसे अभी शुरू नहीं किया तो शायद हम हमेशा पीछे रह जाएंगे। नेहरू प्रभावित हुए और अक्टूबर 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके पहले चेयरमैन बने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भाभा और नेहरू का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था। इंदिरा गांधी ने एक बार संसद में बताया था, भाभा अक्सर देर रात पिताजी को फोन करते थे और दोनों घंटों बातें करते थे। चाहे पिताजी कितने भी व्यस्त हों, भाभा के लिए वे हमेशा समय निकालते थे। भाभा अपने कई पत्रों में नेहरू को माय डियर भाई कहकर संबोधित करते थे। इसके बाद भाभा ने मुंबई के ट्राम्बे में एक विशाल एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थापित किया। उनका सबसे क्रांतिकारी विचार था थोरियम बेस्ड 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत के पास यूरेनियम सीमित मात्रा में था, लेकिन थोरियम के भंडार बहुत विशाल थे, दुनिया में सबसे बड़े भंडारों में से एक। भाभा ने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया जिससे थोरियम को न्यूक्लियर फ्यूल में बदला जा सके। आज भी यही प्रोग्राम भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी की रीढ़ माना जाता है। 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 5 बार नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के लिए नामांकित किया गया। 1955 में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में 73 देशों के 10,000 से भी अधिक वैज्ञानिक और प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और फिर अगस्त 1956 भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा रिएक्टर सफलतापूर्वक चालू हुआ और उसी क्षण से होमी भाभा का सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगा। 1962 हिंदी चीनी भाई भाई की दोस्ती के बीच चाइना ने अचानक भारत पर हमला कर दिया। ये था सीना इंडियन वॉर। इस युद्ध के बाद लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि चाइना के कब्जे में चली गई। भारत की सेना को पीछे हटना पड़ा। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े अपमानों में से एक था। और फिर अक्टूबर 1964 चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। चाइना अब एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बन चुका था। भारत की सुरक्षा पर एक नया और बड़ा खतरा मंडरा रहा था। एक तरफ पाकिस्तान, जिसे अमेरिका से वेपन्स और सपोर्ट मिल रहा था, दूसरी तरफ चाइना, जिसके पास अब न्यूक्लियर वेपन्स थे, और बीच में था इंडिया। इस स्थिति में होमी जहांगीर भाभा चुप नहीं रह सके। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, 50 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने में सिर्फ 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2 मेगाटन के 50 बॉम्ब्स बनाने में करीब 15 करोड़ रुपए। किसी भी देश के लिए यह बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर सरकार अनुमति दे तो मैं केवल 18 महीनों के भीतर भारत को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दे सकता हूं। 18 महीने। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक का दावा नहीं था, यह एक राष्ट्र की सुरक्षा का संकल्प था। उस समय जवाहरलाल नेहरू अब इस दुनिया में नहीं थे। भारत के नए प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। शुरुआत में शास्त्री जी न्यूक्लियर डेवलपमेंट को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। भाभा जो समझाना चाहते थे वो उन्हें पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। लेकिन भाभा हार मानने वालों में से नहीं थे। फिर आया अगस्त 1965। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1965 शुरू हो गया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, लेकिन इस बार भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सितंबर 1965 में सीजफायर हो गया, लेकिन इस युद्ध ने शास्त्री जी को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करा दिया। बिना न्यूक्लियर पावर के भारत हमेशा असुरक्षित रहेगा। और फिर दिसंबर 1965 शास्त्री जी ने खुद होमी जहांगीर भाभा से कहा, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के काम को तेज करो। भाभा को सरकार का पूरा समर्थन मिल चुका था। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता तो 1966 के अंत तक या 1967 की शुरुआत तक इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन सकता था। भाभा का 18 महीनों का वादा अब पूरा होने के बेहद करीब था। 11 जनवरी 1966 ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ शांति समझौते के बाद
रहस्यमयी परिस्थितियों में चल बसे। ये था ताशकंद डिक्लेरेशन के ठीक बाद। पूरा देश सदमे में था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 22 जनवरी 1966, शास्त्री जी की मृत्यु के सिर्फ 11 दिन बाद होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया की फ्लाइट 1001, जिसका नाम था कांगचनजंगा, में सवार हुए। वे जा रहे थे वियना। वहां उन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अटेंड करनी थी। योजना के अनुसार उन्हें जेनेवा में फ्लाइट बदलनी थी। 24 जनवरी 1966, सुबह 7:02। फ्लाइट 1001 फ्रांस के हवाई क्षेत्र में ऑल्प्स की पहाड़ियों के ऊपर से गुजर रही थी। पायलट ने कंट्रोल रूम को संदेश भेजा, हम 19,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी से लगभग 3,000 फीट ऊपर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद फ्लाइट 1001 मॉन्ट ब्लैंक की बर्फीली चोटी से टकराकर टुकड़ों में बिखर गई। विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई और उन नामों में एक नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सिर्फ 56 साल की उम्र। भारत ने अपना सबसे महान वैज्ञानिक खो दिया था। वो दिमाग जो 18 महीनों में न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता रखता था। वो दिमाग जो भारत को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने के सबसे करीब था, अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी था। जब रेस्क्यू टीम्स मॉन्ट ब्लॉन्क पहुंची, उन्हें वहां ना पूरा मलबा मिला, ना ब्लैक बॉक्स और ना ही कोई शव। खराब मौसम का हवाला देते हुए फ्रांस ने कुछ समय बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इतिहास की सबसे रहस्यमयी साजिशों में से एक? फ्रांस की सरकार ने कहा, VOR नेविगेशन सिस्टम में खराबी के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन लोगों को ये हजम नहीं हुआ। जो प्लेन एल्प्स की सबसे ऊंची चोटी से 3,000 फीट ऊपर था, वो 2 मिनट में उसी चोटी से कैसे टकरा सकता है? फ्रेंच पब्लिक ब्रॉडकास्टर ORTF के एडिटर फिलिप थिरो दे वोजुली को अपनी सरकार की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपने कैमरा क्रू को इटालियन साइड से मॉन्ट ब्लैंक भेजा और वहां मिला एक प्लेन का टुकड़ा जिस पर लिखा था 1 जून 1960। लेकिन कंचनजंगा 1961 में सर्विस में आया था और एक और टुकड़ा पीले रंग का, जो कंचनजंगा के कलर से बिल्कुल अलग था। इन्वेस्टिगेशन टीम के एक मेंबर ने बाद में खुलकर कहा, एयर इंडिया की फ्लाइट किसी पहाड़ से नहीं, एक दूसरे विमान से टकराकर क्रैश हुई थी। फ्रांस की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने तुरंत ORTF को इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दे दिया। मिले सबूत गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिए। कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई। 2008 एक किताब पब्लिश हुई, कन्वर्सेशंस विद द क्रो। इसमें थी CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली, जिन्हें CIA में द क्रो कहा जाता था, और जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत। क्राउली CIA के डायरेक्टरेट ऑफ प्लान्स में थे, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स भी कहा जाता था। 5 जुलाई 1996 की एक बातचीत में क्राउली ने कहा था, 1960 के दौर में यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इंडिया सोवियत यूनियन के करीब जा रहा था। होमी जहांगीर भाभा के पास न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी क्षमता थी और उन्होंने साफ कर दिया था कि कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। इसीलिए CIA ने भाभा की मौत की साजिश रची। फ्लाइट 1001 के कार्गो होल्ड में बम रखा गया और लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत के पीछे भी CIA का हाथ था। क्राउली के इस दावे में वजन था, क्योंकि CIA का इतिहास ऐसे डर्टी ऑपरेशन से भरा पड़ा है। भाभा की मौत से कुछ साल पहले CIA ने इटली के ऑयल बिजनेसमैन एनरिको माटेई को सिर्फ इसलिए मरवाया था क्योंकि उन्होंने इटली का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर फंड किया था। 2017 फ्रेंच बिजनेसमैन और एविएशन एंथुजियास्ट डैनियल रॉश ऑल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों में पहुंचे। उन्होंने खोजा सीट बेल्ट्स, कॉकपिट का एक हिस्सा, एक फ्लेयर पिस्टल, एक कैमरा, डॉक्यूमेंट से भरा एक बैग।
और दुर्घटना स्थल से 25 किलोमीटर के दायरे में कंचनजंगा का इंजन। रोज का निष्कर्ष था, कंचनजंगा किसी दूसरे विमान से टकराकर क्रैश हुई। ये वही बात थी जो 1966 में ORTF की टीम के एक मेंबर ने कही थी। फ्रांस ने एक बार फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन रोकने की कोशिश की, लेकिन रहस्य नहीं मिटा। होमी जहांगीर भाभा की मौत आज भी 2025 में इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। ये एक एक्सीडेंट था या एक प्लान्ड असैसिनेशन? क्या CIA ने सच में इंडिया की न्यूक्लियर एम्बिशन को परमानेंटली बरी कर दिया? हम नहीं जानते, शायद कभी नहीं जान पाएंगे। होमी जहांगीर भाभा चले गए, लेकिन उनका सपना नहीं गया। उनके जाने के बाद ट्रॉम्बे के एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रखा गया। उनके प्रिय मित्र विक्रम साराभाई ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी संभाली। 18 मई 1974, पोखरण, राजस्थान। स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट। भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। भाभा का वादा 1974 में पूरा हुआ। आज भारत के पास 180 से अधिक न्यूक्लियर वेपन्स हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है। थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिसर्च में भारत आज वर्ल्ड लीडर है। यह सब उस एक इंसान की दूरदर्शिता का नतीजा है, जिसने एक गुलाम गरीब देश को न्यूक्लियर फ्यूचर का सपना दिखाया। होमी जहांगीर भाभा वे नहीं रहे, लेकिन जब भी कोई इंडियन साइंटिस्ट लेबोरेटरी में कोई नई खोज करेगा, जब भी कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के किसी घर में रोशनी पहुंचाएगा, जब भी इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंस किसी दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर करेगी, उस हर पल में होमी जहांगीर भाभा फिर से जी उठेंगे, क्योंकि कुछ सपने इंसान से बड़े होते हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये कहानी अभी शुरू हुई है।